गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आपका द नोटबुक आइस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। तो डेली हम क्या करते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स पर आते हैं। मैंने आपको कल पढ़ाया था, पूरे पिछले हफ्ते का पूरे का सार पढ़ाया था एक तरीके से, जिसमें जितने भी पिछले हफ्ते में जितने भी क्लासेस मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में या कुछ छोटे छोटे जो सारी जितनी भी थी मैंने आपको सारी पढ़ा दी है। तो जिसने भी नहीं देखी है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देखिए। जितने भी पिछले हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट था और भी चीज़ें मैंने ऐड करके पढ़ाया है, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर्स पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, हाल ही में भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन किया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत के जहाज का क्या नाम था, जापान के जहाज का नाम क्या था, कहाँ पर हुआ है, डेट वगैरह सब मैंने पढ़ाई है आपको। तो इसमें पूछ रहा है हुआ कहाँ है। ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम एंड बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सही ऑप्शन है इसका चेन्नई। ये चेन्नई में हुआ है हाल ही में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, भारत का जो जहाज यूज हुआ था, चलिए भारत का मैं बताती हूँ, भारत के जहाज का नाम था शौर्य। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि जो जापान का जो जहाज था जिसने पार्टिसिपेट किया था इसमें, उसका नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ पर किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पुणे, नासिक, मुंबई, इंदौर। सही आंसर मार्क करिए। इसका सही आंसर क्या है, मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में। थीम क्या है, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ठीक है, डिकोड द ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ द ट्रांजिशन फॉर द इंडिया, ये इसका थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में ये T20 होगा। T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। ऑप्शन देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, KL राहुल। मार्क करिए, आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर होगा इसका। आई नो ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा विराट कोहली होंगे, लेकिन इसका आंसर विराट कोहली नहीं है, इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऐसे पहले पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने 150 मैच T20 में खेले हुए हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा आप उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल पहली बार नहीं बढ़ाया गया है, 2020 में पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इनका दोबारा या तीसरी बार साथ बढ़ाया गया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो नाम देखते हैं क्या है, T रविशंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, और ये जे होगा, जे स्वामी नाथन। ठीक है, आंसर देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, माइकल देवव्रत पात्रा इसका सही ऑप्शन है, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। जो भी RBI के डिप्टी गवर्नर्स, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, मैंने जानबूझकर ऑप्शंस में चारों रखे हुए हैं। एक हमारे T रविशंकर हैं, दूसरे हमारे M राजेश्वर राव हैं, तीसरे हमारे माइकल देवव्रत पात्रा हैं, और चौथे हमारे हैं स्वामीनाथन है चौथे। ये चारों अभी डिप्टी गवर्नर हैं हमारे। ठीक है, आप याद रखिएगा, बस इनका जो है कार्यकाल 2020 से कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा देखते हैं हम RBI के बारे में। मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कई बार आपको, लेकिन फिर भी एज अ रिवीजन बताती रहती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड हो, इससे क्वेश्चन आपका कंटिन्यूसली पूछता रहता है और हम हमेशा भूल जाते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं। मैं बताती रहती हूँ कंटिन्यूसली आपको, ताकि आपको कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे कि हाँ पढ़ा था, कहीं सुना था, याद रहे वो। तो क्या है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा आयोग ने किया था, यंग हिल्टन आयोग ने किया था। गवर्नर क्या है, अभी जो गवर्नर हमारे हैं शक्तिकांत दास है, 25वें हैं। ठीक है, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, 4 ये रहे, 5वें हमारे ये हैं। आपसे पूछता है कि गवर्नर जो है पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ से पहले जो ब्रिटिश गवर्नर थे। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे CD देशमुख थे, वो हमारे जो RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, इनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन देखते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB फाउंडर, क्लास स्वाब, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका सही आंसर क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो ये है ना ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट,
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो कोई भी इकोनॉमी है वो अगर आगे इन फ्यूचर में ग्रो करना चाहेगी तो उसको कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और इस वाली रिपोर्ट में कोई भी रैंकिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती, इसमें बस बताया जाता है कि ऐसे इंडिया की इकोनॉमी है, ऐसे लिखा इंडिया का इकोनॉमी है 2025 तक ग्रो करने के लिए इन इन चीज़ों को उसको फेस करना पड़ेगा, यहाँ पे ये समस्याएं आएंगी, ये चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसी चीज़ें ये इसमें बताते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में, जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, हेडक्वार्टर है कोलंजी स्विट्जरलैंड में है, फाउंडेड मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको देखते हैं, जो WEF हमारा है ये और कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है, ये निकालता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालता है, ये देख ली हमने, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस निकालता है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी निकालता है। ये हमारी सारी रिपोर्ट्स हैं। कौन निकालता है हर बार, GEF निकालता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम न्यूज़। जो भी पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट से रिलेटेड, जो भी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ थी आज की, जो लगा आपको पढ़ाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी न्यूज़ थी बट मुझे कुछ ही इम्पोर्टेंट लगा है, मैंने उन्हीं को यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहली हमारी न्यूज़ क्या है, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि, ये हमारी हेडिंग एक तरीके से, ठीक है। तो जो हमारा महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, भारत के प्रमुख डार्क स्काई पार्क के रूप में गौरव अर्जित करता है, जो एशिया में 5वें स्थान पर है। जो हमारा महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, आपसे पूछ सकता है पहले कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। फिर क्या है, उसको क्या डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, और विश्व में या एशिया में वो 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। ये वही है, एशिया के 5वें स्थान पर है। ये प्रतिष्ठित स्वीकृति रात्रि आकाश की पवित्रता की रक्षा करने और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए इष्टतम सेटिंग बनाने के लिए रिजर्व की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जो डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ से आप आसमान को बहुत साफ सुथरा देख सकते हो, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होगा उस एरिया में, या वहाँ से आपको देखने में आसमान बहुत साफ सुथरा दिखेगा, तारे वगैरह चांद वगैरह बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क है ये, ठीक है, एशिया में 5वें नंबर पर है। इसमें नेक्स्ट हमारा इसी में क्या है, बसेरा में 2 दिवसीय वैश्विक पतंग उत्सव मनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बानसेरा में पतंग उत्सव का उद्घाटन किया है, जो सराय काले खाम यमुना नदी के किनारे शहर पर पहला बांस थीम वाला पार्क है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम तक आते आते बहुत फेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, पुस्तक। जो इम्पोर्टेंट पुस्तक लेखक हैं, जो बुक है, बुक राइटर हैं, वो जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, तो क्या MJ अकबर, ये राइटर का नाम है, देखिए MJ अकबर ने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स, ये नामक पुस्तक किसने लिखी, आपको याद रखना है, MJ अकबर ने लिखी। अनावरण क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक MJ के लेखक जो है MJ अकबर ने सह लेखक नटवर सिंह, इनके साथ ये भी शामिल थे, ठीक है, कि गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स नामक एक नई पुस्तक का अनावरण किया है, प्रसिद्ध लेखक, ये सब यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है क्या है, लेखक कौन है, MJ अकबर है, और सह लेखक कौन है, नटवर सिंह है। नटवर सिंह और MJ अकबर जी ने दोनों ने मिलकर के जो बुक लिखी उसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट हमारा आज का जो द हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा है, वो क्या है, यूनेस्को इंडोर्सेस बैनिंग स्मार्टफोन्स फ्रॉम स्कूल्स। यूनेस्को ने क्या कहा है, यूनेस्को ने कहा है कि जो स्कूल्स में आजकल बच्चे फ़ोन ले जा रहे हैं ना, वो बैन करने चाहिए। ये फ़ोन ले जाने का जो मतलब एक तरीके से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि बच्चे स्कूल में भी फ़ोन ले जा रहे हैं और कॉलेज में भी फ़ोन ले जा रहे हैं, ये कोरोना के पहले इतना चलन में नहीं था, लेकिन जब कोरोना के टाइम ना सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं, मतलब आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चलती थी उस टाइम, टेस्ट पेपर भी ऑनलाइन होते थे, उनको ऑनलाइन सबमिट करना था, तो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो गई, इसकी वजह से बच्चों के हाथ में फ़ोन थमा दिया गया। वो एक तरीके से प्रोडक्टिव काम के लिए दिया गया था कि ये अच्छे काम के लिए, कि पढ़ाई के लिए यूज़ होगा। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चों को आप फ़ोन देते हो ना, वो 20 मिनट पढ़ाई करेंगे, बाकी 2 घंटे वो
फालतू चीज़ों में, जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, जिन चीज़ों में उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों में यूज़ करते हैं। और इससे हो क्या रहा है, एडिक्शन, जो फ़ोन का एडिक्शन है बहुत बुरी, मतलब बुरी हालत वाला हो रहा है। बच्चों से अगर आप फ़ोन छीन लो ना, तो वो ऐसे मतलब परेशान हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं। और इससे हो क्या रहा है, बच्चे फ़ोन में ही गेम्स खेलते रहते हैं। तो उनका जो सोशल इंटरेक्शन है ना, कि पहले बच्चे पार्क में आते थे, ग्राउंड में खेलते थे, वो सब छोड़ करके बस अपना फ़ोन में ही गेम्स खेलते हैं, फ़ोन में ही सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत सारी जो हैं बच्चों के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, ये डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हो रही हैं। इसलिए यूनेस्को ने बोला है कि अगर स्कूल, कॉलेज, चलो कॉलेज तो ठीक है, बड़े बच्चे होते हैं, वो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। उसके बावजूद भी अगर वो करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना, जो ट्वेल्थ के हैं या उसके कम स्कूल टाइम के हैं, वो अगर फ़ोन लेकर जाते हैं ना, तो वो उनके लिए बहुत डिस्टर्बेंस वाला मामला है। पढ़ाई भी उनकी इम्पैक्ट होती है, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ ना सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है उनका, अपने दोस्त नहीं बना पाते हैं, या चीज़ें बहुत सारी डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए इन्होंने मना किया है। इसमें देखते हैं क्या है। एक्चुअली फ़ोन क्या है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई ना कि अब आप किसी को फ़ोन रखने के लिए मना करेंगे तो वो सुनना नहीं चाहते उस बारे में। इसमें देखते क्या है, फ़ोन पॉलिसी क्या है, एम्ब्रेस और लिमिट। मतलब क्या बोला, एम्ब्रेस मतलब एम्ब्रेस और लिमिट मतलब एक तरह से या आप बहुत बढ़ावा दे रहे हो उस चीज़ को, या फिर उसको आप कम करने की कोशिश करो। इसमें देखते क्या है, स्टूडेंट्स फ़ोन यूज़ इन मॉनिटर्ड बाई टीचर्स। अगर फ़ोन कोई यूज़ कर रहा है, बच्चों को अगर फ़ोन दिया जा रहा है, तो टीचर्स के द्वारा मॉनिटर होना चाहिए कि कितना भाई, मतलब कि हो कि भाई 2 घंटे ना, 1 घंटे आपका एक पीरियड लगेगा, उसमें आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, फ़ोन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है उस टाइम आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी टू अर्न ट्रस्ट इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट। एक तरीके से ये भी है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए ऐसी कि हाँ, आप इतने अच्छे हो, आप चीज़ें सारी अच्छी कर रहे हो, तो आप आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते हो। फ़ोन कैन बी अ पावरफुल लर्निंग टूल। फ़ोन ना एक बहुत अच्छा पावरफुल लर्निंग टूल भी हो सकता है। मतलब आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे, बहुत सारे बच्चों के एग्जांपल देखोगे, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बिलोंग करते हैं। आजकल फ़ोन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो ना तो पॉजिटिव वे में इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे कि उनके पास फ़ोन था, उन्होंने फ़ोन से देखकर पढ़ाई की, यूट्यूब से देखकर पढ़ाई की। लोग आईएएस पीसीएस भी बन रहे हैं फ़ोन से पढ़ करके। तो आप चाहो तो उसको पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में, प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स शुड लर्न रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ कंट्रोल। जो भी बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको क्या सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, हम इतने घंटे ही फ़ोन चलाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हमें अगर फ़ोन मिला है तो उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि हमारा अपना नुकसान हो, हमारे हमारी आँखों का भी तो नुकसान होता है। आई साइट आपकी वीक होती है, आप बहुत फ़ोन चलाते हो तो ब्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है। तो आप रिस्पॉन्सिबल भी रहें कि कम चलाना है और एक टैक्स लिमिट में रह के चलाएं, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, कैन बी यूज टू कम्युनिकेट इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एडिक्शन टू अ स्मार्टफोन हैज़ अ बिकम, बोला है कि जो एडिक्शन है स्मार्टफोन का, हैज़ अ बिकम प्रीवेलेंट। मतलब जो एडिक्शन फ़ोन का है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। स्कूल शुड बी अ प्लेस और सोशल इंटरेक्शन। मतलब बोला है कि स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ आप लोगों से मिले, लोगों से बात करें। वहाँ पे भी फ़ोन पे लगे रहेंगे, ये थोड़ा ना बहुत बुरी बात है। कैन हार्म ग्रेड्स इन यूज्ड इन द क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम में भी फ़ोन चला रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहे हो और आप फ़ोन पे चैटिंग कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, तो उससे आपके ग्रेड्स भी खराब होते हैं, आप चीज़ें नहीं समझते हो, नहीं पढ़ते हो, ध्यान कहीं और रहता है, ये चीज़ें भी हैं। रिस्ट्रिक्शन कैन हेल्प स्टूडेंट्स स्टे फोकस्ड। अगर आप टीचर्स कोई हैं जैसे आए और मना कर दें कि भाई आप क्लास स्टार्ट होने वाली है, फ़ोन आप ना जमा कर दीजिए। अगर फ़ोन जमा कर देते तो क्या होगा, इसके बाद ना बच्चे थोड़ा सा रहेंगे, एक तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे क्लास किस चीज़ में चल रही है। नेक्स्ट का है, रिस्ट्रिक्शन कैन हेल्प स्टडी इंटरेक्ट। मतलब यही बोल रहा है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो पढ़ाई में अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। देखते इसमें इसी से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमारे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ताकि आपको पता रहे। कुछ एक सरसरी निगाम देख लेते हैं इनको। राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45 है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है। एजुकेशन फॉर वीमेन है आर्टिकल 1513 है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन है आर्टिकल 46 है। रिलीजियस एजुकेशन आर्टिकल 25 to 28 है।
28 का 25 to 28 रिलीजियस एजुकेशन होती है इसमें, 28 1 एंड 2 एंड 3 है। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है आर्टिकल 29। आपको ये याद रखने हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दी आपको। अगर आप नोट करना चाहो ना तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज आर्टिकल 350A, प्रमोशन ऑफ हिंदी आर्टिकल 351, एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239, फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन आर्टिकल 51A, ठीक है। ये सारे आर्टिकल जो हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किए, सारे बताए, ये सारे आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। आप चाहो तो इसको एक जगह रख लीजिए ताकि आपको याद रहे सारी चीज़ें। अगर कभी मेंस में आपका आंसर लिखने का आता है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप इनको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिफारिश है। जो रिपोर्ट स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करती है। जब प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता तो छात्रों की भलाई खराब होती है। मतलब जो जिस चीज़ के लिए स्मार्टफोन बनाया गया, आपको स्मार्ट बनाने के लिए बनाया गया, लेकिन आप डम्ब हो जाओ, आप उसमें एडिक्शन हो जाए आपको, आप नेगेटिव मतलब आप ग्रो करने की जगह आप डाउन जा रहे हो, तो क्या है, ऐसी सुधार नहीं होता तो छात्रों की भलाई के लिए खराब होता है, तो क्या बंद करना पड़ेगा। अत्यधिक स्क्रीन समय से बच्चों की आंखें खराब होती हैं, स्वास्थ्य कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक स्थिरता और उच्च चिंता जैसे अवसादों से जुड़ जाता है। बच्चे की जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा गोपनीय कानूनों की वकालत करते हैं। ऐसा भी है ना, ऐसा भी रूल है, आप कोई अगर मदर है वो चाहे तो अपने बच्चे के फ़ोन को मॉनिटर कर सकती है कि वो क्या चीज़ देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, वो सब चीज़ें आप चाहे तो देख सकते हो। हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 33वां संस्करण में कहा कि भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों और मीडिया पर अपनी कार्रवाई को तीव्र व्यापक किया है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है HRW के बारे में देखते हैं हम क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है, मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क शहर में है। ये मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है, वकालत करता है। समूह सरकारों, नीति निर्माताओं, कंपनियों और व्यक्ति मानवाधिकारों का हनन करने वालों पर दबाव डालता है, जो मानवाधिकारों का हनन करते हैं उनका दबाव डालता है। दुरुपयोग की निंदा करें और मानवाधिकारों का सम्मान करें, ये इसकी टैगलाइन है एक तरीके से। ये अक्सर शरणार्थियों, बच्चों, प्रवासियों और राजनीतिक कैदियों की ओर से काम करता है। ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स इन इंडिया कैसा है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया क्या कैसे काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड मोस्ट ऑफ द राइट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इन 2 पार्ट्स, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं वो 2 तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, दूसरा कुछ बच जाता है जो कलेक्टिव वे में देते हैं हम, वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फॉर्म में। देखिए इसमें क्या देते हैं, इसमें हम ना पर्सनल राइट्स के तरीके देते हैं, मतलब एक सिंगल पर्सन को हम एक तरीके से राइट देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें स्टेट के पास ऐसी होती है कि पूरे ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, ऐसी तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उनके मतलब फेयरवेल के लिए या मतलब उनके अच्छे काम के लिए कुछ पॉलिसीज चलाई जाती हैं, वो इसमें आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, ठीक है। देखते क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। ये इंक्लूड क्या करते हैं, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन हो गया मतलब आपको शोषण होता है उसके विरुद्ध अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो हमारे हैं, कल्चर और एजुकेशनल राइट हमारी संस्कृति से रिलेटेड राइट्स देते हैं इसमें, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट कर दी हैं, ठीक है। ये पॉलिटिक्स रिलेटेड आपका सेक्शन हो जाता है, बस मैंने आपको ऐड कर दिया है। इसको देखते हैं, जो रिलेटेड हैं क्या, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गरीबों के लिए, जो लिए गए इनिशिएटिव्स महिलाओं के लिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमने जो स्टार्ट किया इंडिया में, कुछ पहले चलाई हैं या कुछ योजनाएं लॉन्च की, उनके बारे में देखते हैं। फॉर पुअर क्या है, जनधन अकाउंट, ये हेडिंग मानिएगा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये हेडिंग है एक तरीके से। देखिए हमने कौन कौन सी चलाई हैं योजनाएं, हमारा है जनधन अकाउंट चलाया हमने,
जिनके पास अकाउंट्स नहीं थे या बैंक अकाउंट्स नहीं थे उनको एक तरीके से वित्तीय समावेशन से जोड़ने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट करें इकोनॉमी में, उनके पास अकाउंट हो। जब अकाउंट होगा तो लोग सेविंग्स करेंगे, पैसे जमा करेंगे, पैसे निकालेंगे, कुछ तो एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके लिए जनधन अकाउंट खोले गए हैं, रुपे कार्ड बनाए गए हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है ताकि लोग जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा गैस बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनके पास ग्रामीण मतलब ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लिए जिनके पास घर नहीं थे उनको आवास प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट हमारा वुमेंस के लिए क्या किया है, वुमेंस के लिए हम गवर्नमेंट ने क्या किया है, वुमेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY दिए है, ठीक है। ट्रिपल तलाक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, जो महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं होती थी उसमें क्या होता था कि पुरुष ना बहुत सारी शादियां करते थे और आप कुछ बोलो तो बस उनको तलाक 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 बोल करके उनके साथ तलाक कर लेते थे। तो जो मुस्लिम महिलाएं ना बहुत खौफ में रहती थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या था कि मतलब आप 3 शब्द बोल करके इतना बड़ा रिश्ता ख़त्म कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत बहुत सेंसिटिव थी, तो इसको भी ख़त्म किया गया है। फॉर ट्रांसजेंडर्स, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया गया है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स गरिमा ग्रेस करके एक चलाया गया है, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए देखते हैं, चिल्ड्रंस के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है। दिव्यांगजन के लिए, दिव्यांगजनों के लिए कौन सा, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम चलाई है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है। क्रिएट एक्सेसिबल इन्वायरमेंट है फॉर फिजिकली वीकर्स डिसेबल पर्सन के लिए। दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम चलाई गई है। और माइग्रेंट्स के लिए क्या चलाया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े शहरों में ना लोग बाहर से आकर रहते हैं और उनको वहाँ पे खाने पीने के सामान की चीज़ें खरीदनी होती थी, वो बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे वो राशन कार्ड यूज नहीं कर सकते थे अपना, जहाँ से बिलोंग करते हैं वो वहीं यूज़ कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वन नेशन वन राशन कार्ड यूज़ कर दिया कि अगर आप भले ही बिहार से कहीं से भी बिलोंग करो, आप दिल्ली मुंबई में कहीं भी रह रहे हो, तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी कोटा बोलते हैं जहाँ पे सारा आपका सामान मिलता है, आप वहाँ पे अगर है तो आप वहाँ पर जा कर के अपना राशन ले सकते हो, अपना कार्ड दिखा करके, मतलब आप किसी भी कोने पे रहो आप उसे यूज़ कर सकते हो। हमारा आज का जो नया नेक्स्ट आर्टिकल है मकर संक्रांति। अभी हमने सेलिब्रेट किए सबने, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। जिसने भी अच्छे सेलिब्रेट किया हो बहुत बढ़िया बात है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं, क्या है। इट मेक्स द सन चेंजिंग डायरेक्शन एंड शिफ्टिंग इट्स ट्राजेक्टरी टूवर्ड्स द नॉर्थ, देयरफॉर इंटरनिंग द मकर और कैप्रिकॉन ज़ोडिएक। मतलब क्या, देखिए इसमें क्या होता है, सूर्य ना नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, तो मकर संक्रांति के बाद ना जो इंडिया वाला पोर्शन है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं उसको, ठीक है। द डे इज़ अ मार्कर फॉर अ चेंज सीजन है। वार्मर मंथ मतलब गर्मियों की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें। इट इज़ सेड दैट द नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ द सन, उत्तरायण बिगिंस। क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, इस टाइम से 14 जनवरी से क्या होता है, सूर्य उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। तो अब हमारे यहाँ जो पहले ठंड पड़ रही थी अब वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, सन अभी साउथ हेमिस्फीयर में था, ये तो साउथ में इसकी किरणें ज़्यादा पड़ रही थी, अब ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए। फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द एक्सिस पॉइंट मोस्ट टुवर्ड द सन इन द जून, स्पेशली अराउंड जून 2021। बोला है कि सबसे ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 21 जून को होती है। देखिए सबसे बड़ा दिन, सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है, उमस होती है जून जुलाई के महीने, मतलब मई जून में होती है, बट जून में सबसे ज़्यादा होती है, जून के फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। अवे फ्रॉम द सन अराउंड डिसम्बर 21, दिस करस्पॉन्डेंस टू द विंटर समर सॉलिस्टिस। उसके बाद क्या होता है, जो दिसंबर के बाद होता है टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये सब चीज़ें से मैं आपकी सारी बताई गई, ठीक है। हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग कोने पे जो हम, जैसे हम अभी क्या बोले, हम मकर संक्रांति बोले, लेकिन हर जगह मकर संक्रांति नहीं बोलते। अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं इंडिया के, अलग अलग जगह हैं, वहाँ पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वो देखते क्या है। पौष पार्वन इन बंगाल, बंगाल में बोलते हैं पौष पार्वन। पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में। ये आपसे ना मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में निकला, तो पक्का है आपका फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है या मार्च में जो पेपर होगा उसे पूछेगा ये।
उत्तरावन है गुजरात में। भोगाली बिहू, बिहू के नाम से आप जानते होंगे आसाम में बोलते हैं। लोहड़ी इन पंजाब एंड जम्मू बोलते हैं, जम्मू और पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं। खिचड़ी परवा इन पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। खिचड़ी बोलते हैं ना, हमारे यूपी साइड में खिचड़ी बोलते हैं, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते हैं या परवा बोलते हैं। आप ये याद रखिएगा नाम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। जो भी हम आपको प्रोवाइड करें वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ना, जैसे आधे घंटे की क्लास होती है, कोई भी क्लास होती है वो मैक्सिमम आधे घंटे की होती है। तो आप चाहो तो ना थोड़ा फास्ट स्पीड में कर करके आधे घंटे की वीडियो को आप 15 से 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में देख सकते हो। इससे आपका फ़ायदा होगा। आप डेली डेली खुद को अपडेट रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहा है न्यूज़ में, वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। तो अगर आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियोज़ लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें पता हो कि हाँ, आपको हमारी चीज़ें प्रोवाइड जो कर रहे हैं अच्छी लग रही है। तो इन फ्यूचर हम आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम से मिलते रहें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।